नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगुपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग थंबनेल को देखकर बहुत ही सही वीडियो पर आए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होता रहता है बोर्ड परीक्षा में। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बार क्या बदलाव हुआ है और परीक्षा में किस प्रकार का पैटर्न आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका समय 3 घंटे 15 मिनट जो पहले दिया रहता था वही दिया है, और आपका पूर्णांक जो था 100 का 100 यानी 100 पूर्णांक था तो 100 पूर्णांक ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, नोट करके। यहाँ पर प्रथम निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपको परीक्षा में 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर दिया गया है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। 2 खंड दिए जाएंगे इसमें और आपको दोनों खंडों के उत्तर देना रहेगा। इसके बाद हम आते हैं खंड का पर। तो खंड का हमारा दिया गया है, उसका प्रश्न नंबर 1, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प दिया गया है गोकुलनाथ, दूसरा है दामोदर शर्मा, और तीसरा विकल्प दिया गया है नाभादास, और चौथा विकल्प दिया गया है मुंशी सदासुखलाल। तो अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तो आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 1 के खा नंबर पर। तो प्रश्न 1 का खा नंबर दिया गया है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। सबसे पहले नंबर पर दिया गया है कवि वचन सुधा, और दूसरे नंबर पर है सरस्वती, तीसरे नंबर पर है मर्यादा, और चौथे नंबर पर हंस। इसके बाद में प्रश्न संख्या 1 का गा दिया गया है, हिंदी गद्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। मतलब हिंदी गद्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। कौन सा विकल्प सही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। उसके बाद प्रश्न 1 का घा नंबर आ जाता है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। सबसे पहले नंबर पर जैनेन्द्र, दूसरे नंबर पर अज्ञेय, और तीसरे नंबर पर प्रेमचंद हैं, और चौथे नंबर पर हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस प्रकार से जो विकल्प आपको सही लगता है आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का अंगा नंबर आ जाता है। अंगा में दिया गया है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। तो आप लोग बताइए कि हिंदी की प्रथम कहानी का श्रेय किसे दिया जाता है, कहानी होने का श्रेय। तो सबसे पहले नंबर पर है इंसा अंजला खां, और दूसरे नंबर पर है किशोरी लाल गोस्वामी, और तीसरे नंबर पर रामचंद्र शुक्ल, और चौथे नंबर पर दिया गया है विष्णु प्रभाकर। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 आ जाता है। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है कीर्तिलता, दूसरे नंबर पर दिया गया है बीसल देवरासो, तीसरे नंबर पर दिया गया है आलखंड, और चौथे नंबर पर दिया गया है पद्मावत। इसके बाद में दूसरे का खा दिया गया है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। इसका मतलब किस शाखा से पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर है राम भक्ति शाखा से, दूसरे नंबर पर है ज्ञानाश्रेयी शाखा से, तीसरे नंबर पर है प्रेमाश्रेयी शाखा से, और चौथे नंबर पर दिया गया है
कृष्ण भक्ति शाखा से। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसके बाद में प्रश्न दूसरे का ग नंबर आ जाता है। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है केशवदास, दूसरे में कबीरदास और तीसरे में सूरदास और चौथे में कवि और बिहारी। इस प्रकार से आप प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देंगे। आप लोग जो सही होगा उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद दूसरे के घ नंबर पर दिया गया है चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। मतलब आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा की रचना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है काव्य, सेकंड नंबर पर है उपन्यास, थर्ड नंबर पर है निबंध और फोर्थ नंबर पर है कहानी। इसके बाद प्रश्न 2 का अंगा आ जाता है कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं। कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं कथन है। किसका कथन है? सबसे पहले नंबर पर दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, तीसरे नंबर पर है रामचंद्र शुक्ल और चौथे नंबर पर दिया गया है नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया है और जो कि 10 नंबर का दिया जाएगा और उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का यदि आप उत्तर देते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो हम लोग गद्यांश को देखते हैं। हमारे गद्यांश में दिया गया है जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, यहाँ पर दिया गया जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यहाँ तक हमारा गद्यांश हो जाता है। अब इसमें हमसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसका लेखक कौन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश यही दिया गया है, हमें इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिया गया है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो आप लोग इस गद्य को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछ रहा है हमसे जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो आप लोग इसको बताएंगे कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको इसमें उसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये समुद्र से मिलता है, मतलब समुद्र की रूपता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या क्या प्राप्त कर रही हैं। तो आप लोग इसका कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 हो जाता है। इसमें गद्यांश के साथ में 5 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से यदि आप पाँचों प्रश्न को करेंगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यानी आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद यदि आप उस वाले गद्यांश को नहीं कर पाते हैं तो आप इस वाले गद्यांश को करेंगे। यदि आप इस वाले गद्यांश को नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर पहले दिया गया है, इस गद्यांश को यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसके नीचे वाले गद्यांश को भी कर सकते हैं, जो कि अथवा लगा के दिया गया है। दोनों का समान अंक रहेगा।
ये वाला गद्यांश। तो अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। दिया गया है नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। इसके बाद दिया गया है कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। इस प्रकार से हमारा गद्यांश दिया गया है और हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश यही दिया गया है, वरन नए से लेकर के प्रदान करना है, इसकी हमें व्याख्या करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, भाषा का विकास कब नहीं होता है। तो आप अगर इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाषा का विकास कब नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे देंगे। उसके बाद में पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, नए शब्द गढ़ने मात्र से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद में इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 हमारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 के बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 आ जाता है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें जो पद्यांश दिया गया है नीचे, हमें इसका उत्तर लिखना है। तो हमारा पद्यांश दिया गया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओ व मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो हमें ये पद्यांश दिया गया है और हमसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमसे पूछा गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देंगे। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो ये जो पद्यांश हमने अभी पढ़ा है, इसके पाठ और कवि का नाम लिखना है। इसके बाद कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें रेखांकित अंश कौन सा है। इसमें यही रेखांकित अंश है, नील परिधान से लेकर के गुलाबी रंग तक, ये हमारा रेखांकित अंश दिया गया, हमें इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद हमसे प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 में है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है। उसके बाद चौथा नंबर दिया गया है, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। तो आप लोग इसका भी उत्तर कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके बाद 5वें नंबर पर दिया गया है, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। तो आप लोग इसमें परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताएंगे। अगर आप इस वाले को नहीं कर पा रहे हैं, ये जो पद्यांश दिया गया है, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप अथवा करके दिया गया है, इसको कर सकते हैं। दोनों के समान अंक दिए गए हैं। अथवा वाला दिया गया है, इस धारा सा ही जगत का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नील विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जन जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार,
मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। तो आप लोग बताइए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। मैं आपको संकेत दे देता हूँ, ये नौका विहार से लिया गया है। तो आप लोग बताइए नौका विहार की रचना किसने की है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताइए। तो आप लोग इस पद्यांश को पढ़िए, उसके बाद इसके कवि का नाम बताइए। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें रेखांकित अंश कौन सा है। तो इसमें रेखांकित अंश इस धारा से लेकर के और शाश्वत संगम तक इसका हमें व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा आ जाता है, नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया है, कवि के अनुसार जीवन में शाश्वत क्या है। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, पांचवें प्रश्न में दिया गया है, इस धारा सा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग इसका अलंकार बताइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आ जाता है। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से एक लेखक का परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो हमें 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 12th में। तो आपको उनमें से एक का जीवन परिचय लिखना होगा। प्रिय छात्रों, हमने आपके लिए सभी लेखकों और कवियों के जीवन परिचय को बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जा कर के वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो आपको इनका जो जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय करके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 80 शब्द की सीमा होती है। यदि आप इनका जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप इनकी कृतियां भी लिखते हैं तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कुल मिला के आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 का खा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको एक कवि का जीवन परिचय देना रहेगा और एक लेखक का जीवन परिचय भी देना रहता है। तो इनका जीवन परिचय जो आपको देना है, बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय लिखकर आएगा। तो आपको उसका उत्तर देना रहेगा। तो उसकी शब्द सीमा जो रहेगी 80 शब्द, मतलब कम से कम 80 शब्द में होना चाहिए और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आए हैं। सबसे पहले नंबर पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पर है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरे नंबर पर दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे नंबर पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रकार से ये जो 4 जीवन परिचय दिए गए हैं, साहित्यिक परिचय दिए गए हैं, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, ये 100% बोर्ड परीक्षा में आने ही आने हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसकी जो हमें समीक्षा करना है, कम से कम आपको लिखना है इसको 80 शब्दों में। यदि आप कम से कम 80 शब्दों में लिखेंगे तो आपको इसके 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप इसको लिखने में असमर्थ हैं तो आप दूसरी कहानी को लिख सकते हैं। दूसरी में दिया गया है, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यदि आप इसको करते हैं तो आप इसको नहीं करेंगे और यदि आप इसको नहीं करते हैं तो कर्मनाशा वाले को कर लेंगे। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्नों को करना रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आ जाता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर भी हमें खंडकाव्य वाले का मिनिमम 80 शब्दों में देना है, यानी अधिकतम 80 शब्दों में, मतलब 80 शब्द से ना कम हो ना ज़्यादा हो, मतलब लगभग रहे 80 से 100 के बीच में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो प्रश्न 7 का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। मतलब इसके चरित्र पर हमें प्रकाश डालना है। ये हमें खंडकाव्य दिया गया है। तो खंडकाव्य जो होता है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो आप लोग अपने अपने ज़िले से संबंधित खंडकाव्य को लिखिएगा। दूसरे के ज़िले का खंडकाव्य यदि आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का वाला हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न 7 का अथवा वाला दिया गया है, रश्मि रथी खंडकाव्य के किसी एक सर की कथास्तु संक्षेप में लिखिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न का हो जाता है। इसके बाद खा नंबर पर दिया गया है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के तृतीय सर की कथा का सारांश लिखिए। और अथवा करके दिया गया है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। यदि आप इसको करते हैं तो इसको नहीं करेंगे, यानी अथवा वाला जो दिया रहता है या तो उसको कर लेते हैं या तो उससे ऊपर जो दिया रहता है उसको करते हैं। मतलब दोनों नहीं करना रहता है। और अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य दिए जाते हैं। तो आप लोग अपने ज़िले से संबंधित खंडकाव्य को लिखेंगे। उसके बाद गा नंबर पर दिया गया है, मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें अथवा करके दिया गया है, मुक्ति यज्ञ की किसी एक घटना पर संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यहाँ तक हो जाता है प्रश्न संख्या गा। अब घा आ जाता है, त्यागपथी खंडकाव्य की प्रमुख नारी पात्र के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें कहा गया है कि त्यागपथी खंडकाव्य की नारी पात्रों का चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद इसमें अथवा करके दिया गया है, त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर प्रधान नारी पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या घा हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या अंगा आ जाता है, सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा तो संक्षेप में लिखिए। अंगा वाले में अथवा करके दिया गया है कि सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या अंगा समाप्त होता है। अब आता है प्रश्न संख्या चा। प्रश्न संख्या चा में दिया गया है, आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसमें भी अथवा करके दिया गया है। इसमें अथवा करके दिया गया है, आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 समाप्त हो जाता है और खंड का भी हमारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 तक हमारा खंड का दिया गया था। अब खंड खा हमारा प्रश्न संख्या 8 से दिया गया है। तो हम लोग खंड खा को सॉल्व करेंगे। अब हम खंड खा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर खंड खा दिया गया है प्रश्न संख्या 8 के का में, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। तो इस गद्यांश में दिया गया है, युवका मालवीया स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषाणेन जनानां मनांसि अमोहयत्, अतः अस्या सुहृदात्तम प्राणिवाक्य पदवीं प्राप्य देश श्रेष्ठतरम सेवां कुर्तुम प्रेरितवन्तम्। इसके बाद आगे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तदानुसारम अयम विधि परीक्षा मूर्तिये प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राणिवाक कर्म कर्तुमाभत। यहाँ पर दिया गया है कर्तुमारभत। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्रासाम न्यायाधीशानाश्च सम्मान भाजनमभवत्। यहाँ तक हमारा गद्यांश हो जाता है। हमें इसका अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप या वाला लिखा है इसको कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर चलते हैं। ये हमारा दिया गया है, अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदासीम राजा नाम कुर्वन्। यहाँ से लेकर के
स्वामिको भवत इत्याभासत। यहाँ तक आपको एक दूसरा गद्यांश दिया गया है। यदि आप इस वाले गद्यांश को नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वाले गद्यांश को करेंगे। आपको दोनों में इक्वल अंक, बराबर अंक दिए जाएंगे, लेकिन आपको एक ही करना रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 का खा आ जाता है। 8 का हम लोगों ने किया है। 8 के खा में दिया गया है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, अथवा करके एक दिया गया है। तो इसमें लिखा है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हिम मधुरा काव्या तस्मादपि सुभाषितम। ये हमारा एक पद्यांश दिया गया है, एक कविता दी गई है संस्कृत की। हमें इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है। अथवा करके दिया गया है। अथवा वाले में ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे सलाग वीर्यया गुणा गुणानि बंधुत्वानि तस्या सा परसा इवम। ये हमारा श्लोक दिया गया था। हमें इसका हिंदी में अनुवाद करना है और इसका हमें संदर्भ लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, चारों में से आप सरल को देख करके जो आपको सरल लगेगा उसका उत्तर दे देंगे। तो यहाँ पर 4 प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं। संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखा कवयः के सन्ति। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, किम धनम सर्व प्रधानम। और तीसरा प्रश्न दिया गया है, ज्ञानमय प्रदीपा केन प्रज्वलिता। और चौथा प्रश्न दिया गया है, दिलीप कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्। इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, 10 के का में श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। आप लोगों को श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखना है। तो आप लोग इसका उदाहरण लिखेंगे और परिभाषा लिखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो रस छंद अलंकार पर लेकर आएंगे। इसके बाद खा में दिया गया है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको परिभाषा लिखने पर 1 अंक तथा उदाहरण लिखने पर 1 अंक, यानी कुल मिला के का वाले में 2 अंक, खा वाले में 2 अंक और गा वाले में भी 2 अंक, यानी आपको 6 अंक दिए जाएंगे। और गा में दिया गया है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 10 समाप्त होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। हमारा प्रश्न संख्या 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपका 9 अंकों के लिए दिया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर दिया गया है बेरोजगारी समस्या और समाधान। दूसरे नंबर पर दिया गया है सर्वधनम संभाव। और तीसरे नंबर पर दिया गया है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। और चौथे नंबर पर गोस्वामी तुलसीदास। ये 4 आपको जो निबंध दिए गए हैं, चारों 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चारों में से चारों किसी ना किसी बोर्ड परीक्षा में जरूर आ जाएंगे। अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग पेपर रहता है, तो किसी ना किसी ज़िले में ज़रूर आ जाएंगे। और इस बार कोरोना वायरस का निबंध 100% आना निश्चित है। आप जब इसका प्रस्तावना लिखेंगे तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, और इसकी पूरी जब व्याख्या करेंगे निबंध की विधिवत लिखेंगे तो आपको 7 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कुल मिला के 9 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 12 आ जाता है। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है, 12 के का में दिया गया है, पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावक एक शब्द दिया गया है, उसका संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। आ पे दिया गया है पौ प्लस अका, बा में दिया गया है पाव प्लस अका, और सा में दिया गया है पो प्लस अका, और दा में दिया गया है पा प्लस वका। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। इसके बाद में दूसरे पर दिया गया है, दूसरे नंबर पर प्रेजते शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आप लोगों को बताना है कि प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा। आ में दिया गया है प्रा प्लस इजते, और बा में दिया गया है प्रे प्लस अजते, और सा में दिया गया है प्रा प्लस
एजते, और दा में दिया गया है प्रा प्लस एजते। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न आ जाता है। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, तीसरे में दिया गया है पुस्तकालय शब्द में संधि है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार से तीसरा भी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं खा नंबर पर। हमारा खा नंबर कौन सा है, 12 का खा। तो हम लोग 12 के खा नंबर पर आ जाते हैं। 12 के खा में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह इसमें 2 अंकों के लिए आया है। तो सबसे आ नंबर पर दिया गया है दशानन। तो आप लोगों को दशानन का समास विग्रह करना है, विग्रह करके उसका नाम लिखना है। उसके बाद बा नंबर पर दिया गया है कृष्ण सर्पा, और सा नंबर पर दिया गया है प्रत्येकम। हमें इनका समास विग्रह करना है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इसमें प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि यदि आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो आप बैंक मैनेजर को या बैंक प्रबंधक को किस प्रकार से पत्र लिखेंगे। आप लिखकर बताइए कि हमें खाता खोलना है आपके बैंक में। तो वही प्रोसेस आपसे इसमें पूछा गया है। इसके बाद इसमें भी अथवा करके दिया गया है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अथवा वाले में कह रहा है कि यदि आपके ज़िले में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है तो आप अपने जिलाधिकारी को, डीएम साहब को किस प्रकार से पत्र लिखेंगे कि उनका ध्यान आपकी तरफ आए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 13 समाप्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 का आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसका धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। आ में दिया गया है कृता, और बा में दिया गया है गता, और सा में दिया गया है दत्वा। तो हमें इसका धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। इसके बाद 14 के दूसरा में दिया गया है, ये दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। प्रभुता, रूपवती और गुणवान, इनमें से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या खा पर। प्रश्न संख्या 14 के खा में दिया गया है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। जैसे पहला वाक्य दिया गया है पुत्रेण सा, तो इसमें पुत्रेण में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम लिखना है। उसी प्रकार से ग्रामम अभिता, वृक्षा संत, ये दिया गया है। उसके बाद सा में दिया गया है कृष्णाय नमः, इसका हमें प्रयुक्त विभक्ति और संबंधित नियम लिखना है। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षा 12 में। तो आप लोग इसका प्रारूप देख लीजिए, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं लगभग सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यदि इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 100 में 95 प्लस मार्क ज़रूर प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप नियम कानून से पेपर लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे और बताए हुए विधियों के अनुसार से लिखेंगे तो आपको 100% मार्क दिए जाएंगे। छात्रों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।